हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2026-27 कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र। इसमें हम अर्थशास्त्र के जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसके पेपर को समझेंगे कि किस तरीके से आपका पेपर आने वाला है, कितने नंबर का होगा, कितने समय का ये होने वाला है। ठीक है, साथ ही इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है आपके प्रिपरेशन के लिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निर्देश यानी नोट लिखा होता है कि आपको सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं, अनिवार्य रूप से करने होते हैं, और कुछ नोट लिखा होता है। इसके बाद आपके प्रश्न शुरू होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ये 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है और 100 अंक का ओवरऑल ये पेपर होता है। ठीक है, पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की कल्याणपरक परिभाषा किसने दी है, यानी किसने वो परिभाषा दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्शल। मार्शल ने इसकी परिभाषा को दिया है। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। भारत की अर्थव्यवस्था ना तो पूंजीवाद को अपनाती है, ना साम्यवाद को अपनाती है, ना समाजवाद को अपनाती है, वो अपनाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको हम कहते हैं। अगला है, दो चरों के बारबरता वितरण को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे द्विचरीय वितरण कहा जाता है। इसे आप क्वेश्चन के माध्यम से भी कर सकते थे, दो चरों वाली यानी द्विचरीय वितरण। ठीक है, इसे आप क्वेश्चन से भी कर सकते थे। एक चरीय जिसमें एक हो और बहुचरीय जिसमें बहुत सारे हो, 2 से अधिक। ठीक है, नई अर्थव्यवस्था नीति निम्नलिखित में किस में शामिल, मतलब किस क्या क्या इसमें शामिल होता है। निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण। तो ये तीनों ही इसमें शामिल होते हैं। उपयुक्त सभी, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, तीनों ही इसमें शामिल होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वो क्या कहलाता है। जब कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अपने वस्तु का स्वयं उत्पादन करता है तो वो क्या कहलाएगा, ये हमको बताना है। तो वो कहलाएगा उत्पादक कहलाएगा। ठीक है, व्यापारी जो व्यापार करता है, एक सामान खरीदता है फिर उसे बाजार में बेचता है। ठीक है, उपभोक्ता जो आप खरीदते हैं, विक्रेता जो सामान को खरीदता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है, किस वर्ष में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE लागू किया गया था। राइट टू एजुकेशन कब लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 2009 में। ठीक है, हरित क्रांति की विशेषता क्या थी। तो हरित क्रांति की विशेषता क्या थी। तो इसकी विशेषता थी उच्च उत्पादन वाले बीजों का उपयोग। हरित क्रांति में अच्छी बीजों के उत्पादन पर जोर दिया गया था। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर बन जाएगा 1945 में जो है विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों के किस कार्य से है, यानी सांख्यिकी जो है वो आंकड़ों के किस कार्य को करती है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा संग्रह करना और प्रस्तुतिकरण करना और विश्लेषण करना, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपके ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। एक इसका सही आंसर होता है जिसपे आपको टिक करके और मतलब से अपनी आंसर शीट में मेंशन करना होता है। ठीक है, इससे आगे जो प्रश्न है ये अति लघु प्रश्न है, इसे छोटे फॉर्मेट में आपको पूरा लिखना होता है, छोटे छोटे इसके आंसर्स आपको देने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव पूंजी से आप क्या समझते हैं। तो मानव पूंजी क्या होती है कि पूरे देश में लोगों में निहित कौशल, ज्ञान, क्षमता, स्वास्थ्य का जो भंडार है उसको हम मानव पूंजी के रूप में व्यक्त करते हैं। किस प्रकार से विकास हो रहा है, स्वास्थ्य किस प्रकार से बढ़ रहा है, इस तरीके से आप इसे में लिखेंगे। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं, इन्हें हम मौलिक आंकड़े भी कहते हैं, जो पहली बार में समस्या या उद्देश्य को बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल स्टार्टिंग से पकड़ते हैं, उसको प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। नमूना यानी सैंपलिंग क्या होता है। तो नमूना होता है किसी समग्र यानी पॉपुलेशन या पूर्ण समूह से कुछ चुने हुए ऐसे प्रतिनिधित्व का समूह जो पूर्ण समूह का विश्लेषण सही ढंग से करते हैं, यानी प्रतिनिधित्व करते हैं वो समूह होता है। ठीक है, नमूना। आगे बढ़ते हैं, सांख्यिकी से क्या अभिप्राय है। तो सांख्यिकी से तात्पर्य है विज्ञान की वह शाखा, मतलब इससे तात्पर्य होता है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें
आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, अभी हमने ऊपर ऑप्शंस में ही पढ़ा था, संग्रह, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण देखने को मिलता है, जिससे हम निष्कर्ष की तरफ पहुंच जाते हैं। अगला है गरीबी क्या होती है। तो गरीबी वह सामाजिक और आर्थिक, इसमें हम लिखेंगे सामाजिक व आर्थिक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति और उसका जो परिवार है वो जीवन में न्यूनतम आवश्यकताएं, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसको भी पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आगे प्रश्न है, मानव पूंजी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख स्रोत क्या है, ये इसमें बताना है। तो इसमें मानव पूंजी क्या होता है, जो इसको बताएंगे, फिर इसके स्रोत बताएंगे। तो इसके स्रोत में आप लिख सकते हैं शिक्षा का निवेश, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रवासन, सूचना प्राप्ति व्यय, ये आपको बताना है। ठीक है, माध्यिका यानी मीडियन का अर्थ क्या होता है, तो मीडियन होता है, माध्यिका होती है वे आंकड़े जो केंद्र का मान या उनके मूल्यांकन निकालते हैं, हम डाटा निकालते हैं पूरा, उसका माध्यिका जो हम निकालते हैं, जब हम पूरे को प्लस करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो उसका माध्यन हम निकाल लेते हैं। नवीन आर्थिक सुधार की शुरुआत कब हुई थी, तो हम इसमें लिखेंगे 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी, जुलाई 1991 इसमें आप मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है लघु प्रश्न उत्तर, यानी आपको इनसे थोड़े से बड़े यानी 2 से 3 लाइनों में इन आंसर को लिखना होता है। प्राथमिक द्वितीय आंकड़ों में अंतर बताना है। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो मौलिक रूप से बिल्कुल शुरू से लिए जाते हैं, बिल्कुल सीधे तौर पे जुड़े होते हैं। और द्वितीय आंकड़े वो होते हैं जिनमें थोड़ा सा जो है परिवर्तन किया जाता है, जैसे और अन्य व्यक्तियों से, संस्थाओं से, एजेंसियों से जुड़कर हम इसे प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद बढ़ते हैं आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आप बताएंगे कि आर्थिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं होती हैं, मानवीय क्रियाएं होती हैं जिनका संबंध धन या फिर खर्चे से, कमाने से, ठीक है, सीमित संसाधनों के उपयोग से, इसमें आप वो सब मेंशन करेंगे उपभोक्ता के लिए जो होता है। उसके बाद आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो आप इसमें लिख सकते हैं निजी स्वामित्व, यानी जो पूंजीवाद होता है इसमें अपना खुद का निजी स्वामित्व होता है, कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि इसमें लाभ के उद्देश्य से इस व्यवस्था को अपनाया जाता है और बाजार पे पूरा नियंत्रण जो है वस्तुओं का उनके मालिक का होता है, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 22वां, भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों की व्याख्या करनी है। भारत में गरीबी के कारण आप बहुत सारे लिख सकते हैं, इसे तो खुद बना के, जैसे कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बढ़ती जनसंख्या, इसमें लिख सकते हैं आप बढ़ती जनसंख्या लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं आप कृषि एक बहुत बड़ा कारण है। कृषि पर अगर आप पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं और कई बार नुकसान हो जाता है तो उसकी वजह से भी, और आय की असमानता भी इसका एक कारण है कि जो हमारी आय है वो समान नहीं है, वो आपको इसमें पूरे में लिखना है। ठीक है, आप आई होप ये पोर्शन आपको समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो 23 क्वेश्चन पढ़ना है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की व्याख्या करनी है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की व्याख्या आपको करनी है। तो उदारीकरण क्या होता है, इसके अंतर्गत जो सरकार आती है वो व्यापार पर लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण, लाइसेंस, राज, ये सब हटाकर कम कर देती है। ठीक है, उदारीकरण ये होता है कम किया जाता है। और निजीकरण क्या होता है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें क्या होता है जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है इसमें पूरा नियंत्रण होता है, और जो सार्वजनिक वस्तु होते हैं, उद्योग होते हैं, उनका निजीकरण कर दिया जाता है, निजी हाथों में सौंप दिया जाता है। निजीकरण का मतलब क्या होता है, जो उद्योग हो गए, जो हमारे कार्य उद्योग हो गए और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र हो गए, उन्हें निजी हाथों में दे दिया जाता है। लास्ट में वैश्वीकरण पे तो आप भर के उदाहरण दे सकते हैं, जो वैश्विक संस्कृति हो गई, आर्थिक व्यवस्था हो गई, इस पे आप दे सकते हैं, जैसे सेवा, पूंजी, श्रम, स्वतंत्रता, प्रभाव, विभिन्न देशों में आप इसको जैसे किस तरीके से एक वस्तु का दूसरे देश में प्रभाव होता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में मैं कहूँगी आप लिख सकते थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान हस्तशिल्प उद्योग के पतन में दुष्प्रभावों को संक्षिप्त में समझाना है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान क्या हुआ था कि इसमें आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं, कारीगरों की बेकारी, जो कारीगर थे उनकी बेकारी की वजह से, मतलब उनके लाखों जो कारीगरों का था उनका रोजगार छिन गया था। एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, गांवों का दबाव। ठीक है, इसमें उद्योग नष्ट होने लगे थे। ठीक
ठीक है। कृषि पर जनसंख्या का बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था, अधिक बढ़ता जा रहा था ये, ठीक है। कच्चे माल का निर्यात आप लास्ट में लिख सकते हैं, कच्चे माल का निर्यात इसमें कारण है। कैसे? भारत केवल कच्चे माल का निर्यात और ब्रिटेन सिर्फ मशीन निर्यात वस्तुओं का आयात बनकर रह गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर हमारे लघु वाले प्रश्न हो चुके हैं पूरे 2 से 3 लाइनों में, अब आ गए हैं विस्तृत वाले प्रश्न। इसमें आपको चीज़ें डिटेल में लिखनी है पूरी, थोड़ा सा क्वेश्चंस को जैसे इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे 3 से 4 लाइनों में लिखा है, अब आपको ये थोड़ा से बड़े आंसर लिखने हैं, 5 से 6 लाइनों में आपको, या फिर उससे भी बड़े लाइनों में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अब प्रश्न पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की एक कल्याण केंद्रीय परिभाषा, यानी पहला क्या बोला है कि आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा देनी है। क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है। पहले आपको बताना है अर्थशास्त्र की परिभाषा, इनकी विशेषता। दूसरा पॉइंट क्या बताना है, इसमें आपको विशेषताएं बतानी है। तीसरा क्या बोल रहा है, अथवा इसके प्रतिदर्शन निर्देशन क्या होते हैं, सैंपलिंग क्या होती है, ये आपको बतानी है। और इसकी प्रमुख विधियां क्या है, विधियों के गुण और दोष बताने हैं। इसके क्या बताने हैं, गुण और दोष। आपको क्वेश्चन समझ आ गया, इसमें क्या क्या चीजें, अर्थशास्त्र की परिभाषा, विशेषता, सैंपलिंग और उसके गुण और दोष आपको बताने। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो अर्थशास्त्र क्या होता है ये आप पूरा बताएंगे, उसके बाद किस तरीके से कल्याणकारी केंद्र है, विशेषताएं बताएंगे इसकी कि किस तरीके से होता है ये, सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग होता है जब किसी वस्तु का विशाल पॉपुलेशन या किसी समूह में इकाइयों का अध्ययन करते हैं, या उसकी बजाय कोई और अध्ययन किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम सैम्पलिंग कहते हैं। जब हम किसी मुद्दे को अच्छी तरीके से उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें इसके गुण क्या है और दोष क्या है, तो ये थोड़ी सी पक्षपात संभावना ना के बराबर हो जाती है इसमें। और इसका दोष ये है कि इसमें उपलब्ध ना होकर विधि थोड़ी सी कठिन हो जाती है, उपलब्धता कम हो जाती है और विधि थोड़ी सी कठिन हो जाती है इसमें, ठीक है। इसी को आप एक्सप्लेन कर देंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन 26, भारत में कृषि विपणन की प्रमुख समस्याएं और कठिनाइयां, यानी समस्याएं और कठिनाइयां बतानी है, उनके समाधान के उपाय बताने हैं। और क्या बताना है, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादन के प्रमुख कारणों की व्याख्या आपको करनी है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जो भारत की कृषि है वो मानसून पर निर्भर होती है, छोटे छोटे आकारों में उसे बांटा जाता है विभिन्न खेतियों के अनुसार, उसे आपको लिखना है। फिर उसके बाद लिखेंगे आपकी उन्नत बीजों का उर्वरता की सीमित पहुंच होती है, ठीक है। और ऋण की बात करेंगे, ऋणात्मक होता है, इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट पॉइंट लिखेंगे, भारत में गरीबी के कारणों की व्याख्या कीजिए कि गरीबी किन कारणों से है, जैसे कि आप जनसंख्या इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी आप इसमें लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बताइए, और कारण हो सकता है महंगाई, एक कारण हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है, एक कारण हो सकता है मतलब और भी कई कारण आप इसमें लिख सकते हैं पूरी तरीके से कि गरीबी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इनको एक्सप्लेन करना है। और इनके सुधार के कारण भी आपको बताना है कि भारत में आर्थिक सुधार प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ये भी आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर कवर हो जाते हैं। आगे भी हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ आपके मतलब पीडीएफ पेपर्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। इसीलिए आपको इस चैनल पे जुड़े रहना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।